गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करना है। विद्यालय की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार की। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों के स्थान और महत्व की विवेचना करनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन से ऊपर भी कुछ लिखे हुए हैं इसके ऑल्टरनेट में, ये आप देख लीजिएगा। तो उसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, मतलब जब प्रिंटिंग की चीज़ें नहीं आई थी, तो सारे विषयों की शिक्षा मौखिक रूप से देते थे, मतलब टीचर्स जो है वो बोलते थे, बच्चे उसको ग्रहण करते थे। मुद्रण कला के साथ साथ ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संगठित करने के प्रयत्न हुए। शिक्षा के इतिहास में एक ऐसा समय भी आता कि इन पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा समझा जाता था। विकास के पथ पर हम बढ़ते ही रहे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक उन्नति की और आज ऐसी स्थिति में हैं जब हम आपसी शिक्षा को बड़े व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। आज इसके उद्देश्य पाठ्यचर्चा निश्चित की गई है। प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्चा के आधार पर हमने उस स्तर के पाठ्य विवरण तैयार किए हैं। अलग अलग स्तर के लिए अलग विषयों की पाठ्यचर्चा पर अब अलग अलग पुस्तकों का निर्माण हुआ है। इन पुस्तकों को हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक वो पाठ्य हैं जो किसी स्तर के बच्चों के पाठ्यचर्चा के अनुसार तैयार की जाती है। मतलब जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के अनुसार जो है बुक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाभ हैं पाठ्य पुस्तकों के। पहला क्या है, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, कि मतलब शिक्षा प्रक्रिया जो है वो पुस्तकों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से बच्चों तक पहुँचती है। उन्हें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पाठ्य पुस्तक उनको बता देते हैं। अध्यापक को पाठ की तैयारी करने में हेल्प करते हैं। अध्यापक जो है वो कक्षा के अनुसार ही पुस्तकों की हेल्प से अपने पाठ को तैयार कर सकते हैं। ज्ञान विस्फोट, की आधुनिक युग ज्ञान के विस्फोट का युग है। आज के बालक का बहुत कुछ सीखना और उसका मूल्यांकन करना, उसने अपने अंदर बहुत से दृष्टिकोण को अपनाया है और जीवन में बहुत से निर्णय ले रहे हैं। ये सारी क्षमताएं केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर रहकर प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। किसने सच कहा है कि आधुनिक सभ्यता न सुधारने वाली पुस्तकों की सभ्यता है। इसलिए पुस्तकों का सामान्य तौर पर पाठ्य पुस्तकों का विशेष तौर पर बड़ा महत्व है, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मौखिक रूप से पढ़े गए ज्ञान को जिंदगी भर याद रख पाते हैं। ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए, मतलब ज्ञान को जो है यूनिट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई इस क्लास बच्चों को इतना पढ़ना है, नेक्स्ट बच्चों को इतना पढ़ना है, उसमें पुस्तकों ने बहुत हेल्प करी है। शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए भी, शिक्षा को एक समान एक तरह का बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। मितव्ययिता, कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का प्रमुख साधन होती है। सहायता के साथ अनेक बच्चों को पढ़ना संभव होता है। व्यष्टि शिक्षण, इंडिविजुअल टीचिंग, व्यष्टि शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का अपना महत्व है। डाल्टन आदि प्रणालियों में बच्चे पुस्तकों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित करते हैं। अध्यापक तो केवल पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। शिक्षक की पूरक, पाठ्य पुस्तक जो है उसको शिक्षक की पूरक भी कहा जाता है। पाठ को दोहराने के लिए, पाठ को रिवाइज करने के लिए पुस्तकें बहुत हेल्पफुल होती हैं। स्वाध्याय की आदत के बच्चे जो हैं पाठ्य पुस्तक खुद पढ़ते हैं तो उनमें खुद पढ़ने की क्षमता आती है। स्वाध्याय की आदत का निर्माण, विद्वान और शिक्षकों के विचारों को प्रदान करना, मतलब इन पुस्तकों में उन बातों को लिखा जाता है जो विद्वान सोचते हैं, ये कहते हैं। कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए, भाई अगर प्रतिभा कम है अध्यापक के अंदर तो पाठ्य पुस्तक की सहायता से वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। भाषण विधि की सीमाओं के कारण, भाई पाठ्य पुस्तक का महत्व इसलिए बढ़ेगा कि भाषण विधि की जो सीमाएं हैं वो अधिक हैं। हर वक्त जो अध्यापक है वो मौखिक रूप से बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, तो उसको पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों ने बहुत अहम रोल निभाया है। पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति ना होना, भाई भारत जो है एक निर्धन देश है जहाँ के अधिकांश विद्यार्थियों की आर्थिक दशा है वो अच्छी नहीं है, इसलिए वे संदर्भ पुस्तकों को खरीदने के बाद सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जिन स्कूलों में ये बच्चे पढ़ते हैं उसके पुस्तकालय की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें रख सकें वो लोग, इसलिए प्रत्येक बच्चे की अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए। अनेक तथ्य एक ही स्थान पर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। मनोरंजन के साधन भी पाठ्य पुस्तक हो गए हैं। परीक्षा लेने में सहायक भी, परीक्षा किस प्रकार से लेने, कितने टॉपिक्स में इंक्लूड करने हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है बुक्स। कक्ष के अनेक दोषों को दूर करने, कक्षा में बहुत से दोष आते हैं, मतलब कक्षाओं में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो आप इंडिविजुअल हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते हो। बोझिल पाठ्यक्रम को पूरा करना, जो पाठ्यक्रम है जो एक बोझ बन जाता है उसको पूरा करने में पुस्तकें हेल्पफुल होती हैं। अन्य अध्यापन सामग्री का अभाव, की और कोई अध्यापन सामग्री जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है माता पिता की निरक्षरता, कि पाठ्य पुस्तक एक प्रकार से घर से निरक्षरता के विरुद्ध एक बीमा है।
भाई माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पुस्तकें जो हैं बच्चों को पढ़ने लिखने में हेल्प करती हैं। और अभ्यास के लिए भाई, एक्सरसाइज के लिए पाठ्य पुस्तक अच्छा साधन है। ठीक है, बच्चे इसमें से पढ़ के रिवीजन करके अपने अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ हानियां भी हैं इसके। अध्यापन क्षेत्र को सीमित करना, कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अध्यापन क्षेत्र को सीमित कर देती हैं, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे जो है बुक्स में जो लिखा है बस उसको रटते रहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का परबल, जो सिद्धांत है, जो एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया है, बस उस पर ही बच्चे रटते रहते हैं। दोषपूर्ण सामग्री की बल्कि जो बुक्स हैं उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग ही तो है। ज्ञान स्थायी नहीं होता, कि पाठ्य पुस्तक की उपस्थिति में बच्चे करके सीखने की आवश्यकता नहीं समझते, मतलब जो बस लिख दिया है उसको पढ़ लिया और बस उसको रट लिया है। अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का सही उपयोग न करने के, अध्यापक जो है पाठ्य पुस्तक का सही उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत से अध्यापक तो इतना भी कष्ट नहीं करते हैं कि वो बच्चों को जो लिखा गया है उसको समझाई दे। नेक्स्ट है बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेत न होना, कि जो बच्चे हैं वो अध्ययन के लिए सचेत नहीं, जागरूक नहीं है। परीक्षा के समय वे इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत रटकर परीक्षा के मैदान में चले जाते हैं एकदम जंग लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हानियां थी और कुछ लाभ थे। उसके बाद क्या है, पाठ्य पुस्तक के उपयोग के कार्य कौन कौन से हैं। अब इसमें क्या है कि भाई हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश अध्यापक और विद्यार्थी जो हैं पाठ्य पुस्तक को एक बड़ा साधन मानते हैं। उनके विचार से उनके सभी पक्ष अपने आप विशेष परिश्रम के बिना ही उसको पूरा लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनकी ऐसी धारणा गलत है। एक्चुअल में होता है कि पाठ्य पुस्तक एक ठोस इकाई होने के कारण बड़ी जटिल वस्तु बन जाती है, और बड़ी सूझबूझ और कुशलता के पश्चात ही उसका हम ढंग से उपयोग कर सकते हैं। उनका पूरा लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब उसमें सभी आवश्यक बातों की व्याख्या की गई और फिर बालक उन बातों का अभ्यास भी करे, क्योंकि बालक अपना अधिकांश टाइम जो है पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में ही लगाते हैं, और अध्यापक को देखना चाहिए कि वो उसका इस्तेमाल ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये और भी अच्छा होगा कि अध्यापक कभी कभी खुद ही पाठ्य पुस्तक के समुचित प्रयोग का प्रदर्शन बालकों के सामने कर दे और बालकों को उसका अनुसरण करने को कहे। और ये बात सदैव हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक कोई शिक्षण विधि नहीं, बल्कि यह तो केवल एक प्रभावशाली सहायक सामग्री है। इसी रूप से उनका इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं प्रभावपूर्ण प्रयोग के। तो पहला क्या है कि विषय सूची का परिचय, कि जो विषय सूची है, जो इंडेक्स है, उसका परिचय बच्चे को होना चाहिए। विषय सामग्री की क्रमबद्धता की जांच, जो सामग्री है वो सीक्वेंस में हो, ताकि बच्चा उसे सीक्वेंस में उसका इस्तेमाल कर सके। प्रत्येक इकाई की तैयारी, जो हर एक यूनिट है जो बुक में दी गई है, उस पर कक्षा में वाद विवाद हो, रेखा से संबंधित कार्य दिए जाएं, सभी तरह की क्रियाएं बच्चों से कराई जाएं। अधिगम का सार रूप समझने के लिए, भाई जो भी लर्निंग की गई है उसका सार बच्चे को पता हो, समरी बच्चे को पता हो। ठीक है, अध्याय में के अंत में दिए गए प्रश्नों और अभ्यासों को समुचित प्रयोग, कि भाई जो अध्याय के हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के जो पढ़ा चैप्टर के अंदर उसके बारे में बच्चे को ज्ञान हो कि उसको आता है या नहीं आता, तो उसका भी इस्तेमाल बच्चे को करना आना चाहिए। अब है पाठ्य पुस्तक के क्या कार्य होते हैं। पहला है रिकॉर्ड का कार्य, कि पाठ्य पुस्तक जो है वो रिकॉर्ड रखती हैं, स्तर निर्धारित करती हैं, जानकारी बच्चे को देती हैं, सहायक सामग्री को काम करती हैं, शिक्षक और छात्रों के लिए मार्गदर्शक और सहायक, कि बच्चे को कितना आगे बढ़ना है, कितना इस क्लास में पढ़ना है, बच्चे को बताती हैं। परोक्ष रूप से अनुशासन चलाने में सहायक, मतलब बच्चे जब पढ़ेगा, डिसिप्लिन में आएगा, लर्निंग करेगा बुक्स से, तो बुक्स को पता है कि मुझे शांत होकर बुक्स पढ़नी है। मूल्यांकन में सहायक, कि भाई बच्चे की जो लर्निंग है उसको मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। विस्तार और आकार में परिवर्तन सुगम, कि इसके विस्तार और प्रकार में आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, मतलब एक अच्छी बुक में कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए, वो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या है देखो जरा। इसमें प्राचीन टाइम में जो पाठ्य पुस्तक थी वो ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन समझी जाती है। इसमें कई तार्किक रूप से क्रमबद्ध सामग्री पाठ्य पुस्तक के लक्ष्यों की प्रकृति और क्षेत्र, शिक्षण विधियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन को प्रभावित करती थी। उस समय सारे के सारे शिक्षक पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित थे। आज पाठ्य पुस्तक के जंगापी शिक्षण की प्रक्रिया में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना आज भी इसका महत्व और उपयोग न के बराबर समझा जाता है, जब वह एक और बालकों की आवश्यकताओं और क्षमताओं और दूसरी ओर मानवीय क्रियाओं से संबंध रखने वाली हो। तो ऐसी कौन सी बातें जिन पर ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला क्या है, बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बुक्स ऐसी हों कि बालकों की आयु, योग्यता और रुचि के अनुसार बनाई जानी चाहिए। दूसरा, पर्याप्त संख्या में चित्र और मानचित्र को देखकर बच्चे प्रभावित होते हैं, उनको पढ़ने का मन करता है, तो पुस्तक के अंदर पर्याप्त मात्रा में चित्र और मानचित्र
हों जो बच्चों को रुचिकर भी बनाए और बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी भी करें। उपयोगी अनुभव और अभ्यास कि बुक्स में हमारा जो उद्देश्य है कि किसी भी विषय में की जो बुक्स है उसमें शिक्षक द्वारा उनकी कुशलता और रुचियों का विकास करना भी जरूरी है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनके लिए परिस्थितियां, योजना, समस्याएं, अभ्यासों और क्रियाओं द्वारा पैदा की जाएं और विद्यार्थियों को उनके द्वारा अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट है प्रकरणों का क्रम तार्किक हो कि पर्यावरण अध्ययन एक विशाल विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों में सामग्री ग्रहण करता है। इसका प्रमुख जो लक्ष्य बालकों को समय, स्थान और समाज के अनुसार उसकी स्थिति स्पष्ट कराना है। यह उन संबंधों का भी ज्ञान देता है जो भूत और वर्तमान को, स्थानीय और दूरवर्ती को, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय जीवन को अन्य परिस्थितियों से जोड़ता है। ठीक है। स्पष्ट और सरल भाषा कि पुस्तकों की जो भाषा है वो स्पष्ट हो और सरल हो। ठीक है, ताकि बच्चे जो है उसको आसानी से समझ सके। यह अधिगम की उत्तम विधियों के सुझाव दे। भाई जितनी भी तरीके से अधिगम हो सकता है, लर्निंग हो सकती है, उनमें जो भी उत्तम है उसका सुझाव पुस्तकों को देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में निरंतर सुधार और उनकी दोहराई, मतलब पाठ्य पुस्तक जो है वो हर वर्ष, हर सेशन में उसकी रिविजन हो और जितने भी सुधार हो सकते हैं वो सुधार उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के लिए वो पुस्तकें अच्छी समझी जाएंगी जिनके आरंभ में विषय सूची और अंत में अनुक्रमणिका दी हुई होगी। पुस्तक का मूल्य उचित हो और वह हर स्थान पर सरलता से मिल जाए। पाठ्य पुस्तकों में संकलित पाठों की विषय वस्तु होनी चाहिए जिसे सहसंबंध विधि द्वारा हम पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है छपाई। भाई छपाई सही ढंग से होनी चाहिए। छोटे कक्षा के बालक बड़े और सुंदर अक्षरों की रुचि रखते हैं और कक्षा का स्तर बढ़ते जाता है। बालक सरलता समझने की सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। तो छपाई में ध्यान किसका दें? पहले बात तो इंक की इंक जो है वो काली, गहरी, चमकदार होनी चाहिए। आकार सही हो पुस्तकों का। छोटी कक्षाओं में बड़े और कक्षाओं में छोटे अक्षरों का, मतलब बड़े कक्षाओं में छोटे अक्षरों का इस्तेमाल होना चाहिए। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में टाइप भी विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। यह टाइप प्राथमिक कक्षाओं के लिए 24 पॉइंट, मिडिल कक्षाओं के लिए 18 पॉइंट और उच्च कक्षाओं के लिए 16 से 12 पॉइंट होने चाहिए। इस बात को हमसे ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का टाइप 12 पॉइंट होता किसी भी कक्षा में नहीं। पंक्तियों में जो है 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी हमेशा होनी चाहिए। शुद्ध छपाई, पाठ्य पुस्तक छपवाते टाइम अशुद्धियों की ओर सावधान रहना चाहिए, मतलब गलतियां कम से कम हो और ना के बराबर ही हो, इवन गलतियां होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकों में कोई उपदेश नहीं कि पाठ्य पुस्तकों में क्या केवल तथ्य होने चाहिए, कोई भी अवांछित तत्व नहीं होना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक वही है जो केवल सत्य का दर्शन कराती है और पूर्वाग्रह से मुक्त हो। पाठ्य पुस्तक के लेखक में भावात्मक अंतक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ 12 पॉइंट थे जो पुस्तक को चुनाव के टाइम पे हमको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की एक उत्तम पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं रखिए। भाई एक अच्छी पुस्तक कौन सी होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हमको जानना है। देखें क्या कहते हैं इसमें। तो कहते हैं पर्यावरण अध्ययन की अध्ययन प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी आधारभूत वस्तु है जो कक्षा के हर कमरे में पाई जाती है और सभी विद्यार्थी इसका प्रयोग करते हैं। महत्व और आवश्यकता क्या है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की? तो कह रहे हैं क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति में पाठ्य पुस्तक कोई स्थान ही नहीं है? क्या निसंदेह आज की शिक्षा का सार यही है कि बालकों की स्वमेव प्राप्त करने में सहायता की जाए। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन इस क्रम में भी अमूर्त से पुनः मूर्त की ओर बढ़ना जरूरी है। मतलब क्या हुआ सही, कोई भी ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। उस प्रयोग करने के लिए आवश्यक क्या है कि आत्मसात किया जाए। ऐसा केवल निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जब कोई बच्चा निरंतर किसी चीज का अभ्यास करता है तब उसका आत्मसात हो जाता है। संभव होगा तभी कि जब श्रेणी में की गई पढ़ाई के नोट बनाए जाएं या उसको रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा अध्यापक अपने शिक्षण कार्यक्रम को मौलिक ढंग से तैयार करता है और सामग्री को प्रस्तुत करने का उसको ढंग भी मौलिक होता है। ठीक है। कहने विद्यालय के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन एक नवीन विषय है। ठीक है। तो कहने उस विषय पर भी अभी पर्याप्त संख्या में अच्छी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप जो आरंभिक अवस्था में या तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पर लिखी अलग अलग पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, वे ऐसी छोटी मोटी पुस्तकों की सहायता ली जा रही हैं जिनमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और नागरिक शास्त्र के विषयों को
एकत्रित कर दिया गया है। लेकिन ये पुस्तकें बेकार हैं, व्यर्थ, क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन की सच्ची अवधारणा के अनुरूप नहीं लिखी गई हैं। इन पुस्तकों के लेखकों ने ये बात भली प्रकार से समझी ही नहीं कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा समग्र या एकीकृत रूप है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके वातावरण में, मतलब परिवार, समुदाय, राष्ट्र, राज्य में भली प्रकार रहना सीखना है, ताकि वे समाज के वर्तमान स्वरूप को समझ सके और वर्तमान युग का परिवर्तनकारी शक्तियों आंदोलनों की बुद्धिमत्ता पूर्वक व्याख्या कर सकें। करें इस दृष्टि में ये देखा जाए तो आज के सामाजिक अध्ययन शिक्षण अंधकार में ही भटक रहे हैं। उनके पथ प्रदर्शन के लिए पर्यावरण अध्ययन की ऐसी पाठ्यपुस्तक की बहुत आवश्यकता है जो विषय के अनुकूल हो। कुछ समय के लिए तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए ऐसी पाठ्यपुस्तक कोई आधार बनाना होगा जो इस नए विषय की अवधारणा और उद्देश्यों को स्पष्ट कर सके। यदि हम दिल से चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के कार्यक्रम को निरंतर चलाया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस विषय की उत्तम पुस्तकें तैयार कराई जाए, उनका अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया हो। ठीक है, अब कुछ गुण या विशेषताएं हैं उत्तम पाठ्य पुस्तक की। तो पहला क्या है, उपयोगी और अनुभवी अभ्यासों का समावेश उसके अंदर। ठीक है, कि उपयोग में आने वाली चीजें और अनुभव वाले अभ्यास में उस पुस्तक में होनी चाहिए। समस्या, अभ्यास और क्रियाओं का सुझाव, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न की जाए, उसमें सुंदर चित्र होने चाहिए। तर्क संगत क्रमबद्धता, प्रकरण और उपविषय, भाई तर्क संगत चीजें हों। इसका जो मुख्य लक्ष्य है बालकों के समय, स्थान, समाज के अनुसार उनकी स्थिति स्पष्ट ग्रहण करना है। ठीक है, उस संबंधों का ज्ञान तभी होगा जब वो भूत, वर्तमान को, स्थानीय और दूरवर्ती को और व्यक्तिगत राष्ट्र जीवन को अन्य देशवासियों के जीवन संस्कृति से मिलाते हैं। फिर है पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित, तो ये बच्चों के अनुसार पाठ्यपुस्तकें बनाई जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक पूरी तरह से अंधविश्वास से मुक्त होनी चाहिए, मतलब पाठ्यपुस्तकों में कोई भी अंधविश्वास की बात ना लिखी जाए। स्पष्ट और सरल भाषा उसकी होनी चाहिए। टाइम पर उसमें सुधार हो और पुनरावृत्ति की जाए, मतलब रिवीजन की जाए। सत्य और ठीक तथ्यों का समावेश, मतलब जो तथ्य हैं वो सही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसमें कोई त्रुटि हो या कोई उसमें दोष हो। सीखने की अच्छी विधियों पर आधारित, मतलब जो जिससे बच्चों की ज्ञान वृद्धि हो, जिससे बच्चे का कौशल बढ़े, वैसी चीजें जो हैं उसके अंदर, विधियां उसके अंदर डाली जाएं। चित्र हो, नक्शे हो, मॉडल हो, यात्राओं के बारे में दिया जाना चाहिए। आकर्षक आवरण या मुख पृष्ठ उसका होना चाहिए। जो आवरण बनाया जाए वो बहुत आकर्षक हो, प्रभाव डालने वाला हो। छपाई जो है कागज की ऐसी हो कि आंखों में किसी प्रकार का बोझ ना पड़े, मतलब जब बच्चा बुक को खोले तो उसको तकलीफ ना हो आंखों में। लाभ क्या है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का? तो पहला है विषय का ठीक वर्णन होता है, मतलब विषय के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। पढ़ी हुई सामग्री का प्रयोग या सुझाव होते हैं उसके अंदर। अध्ययन कौशलों का विकास बच्चों का होता है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकों में मानदंड स्थापित किए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अन्य शिक्षण विधियों को आधार दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में क्षेत्र और आकार को विस्तृत और संकुचित किया जाता है। और पाठ्यपुस्तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पाठ्यपुस्तकों का अच्छे से उपयोग किस प्रकार से हो। तो भाई अच्छे से उपयोग जो है वो अध्यापक जो है बच्चों को सिखाए कि उसको किस प्रकार से पुस्तकों को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इसमें कुछ प्रभावपूर्ण तरीके दिए। पहला है विषय सामग्री क्रमबद्धता की जांच, की जो क्रमबद्धता है विषय सामग्री की उसकी जांच कर लेनी चाहिए। विषय सूची का परिचय बच्चों को देना चाहिए और प्रत्येक इकाई की तैयारी बच्चों को कराई जानी चाहिए। और अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का समुचित प्रयोग अध्यापक द्वारा बच्चों को कराया जाना चाहिए। तो ये कुछ थे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक अध्यापक पाठ्यपुस्तक उपयोग कैसे करते हैं पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाएगा टेक्स्ट बुक के बारे में वो आप अच्छे से पढ़ लें।